हेलो एंड गुड मॉर्निंग टू एवरीवन दोस्तों। कैसे हैं आप लोग? स्वागत करता हूं मैं आपका आपके अपने प्लेटफॉर्म A1IS यूट्यूब चैनल पे। आज हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स देखने वाले हैं आपके करंट अफेयर से। ठीक है, ये सारे टॉपिक्स आपके 23 फरवरी के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स आज हम लोग कवर करेंगे। इससे पहले तक के सारे करंट अफेयर्स आपके हो चुके हैं, 22 तारीख तक के सारे करंट अफेयर्स आपके ऑलरेडी हो चुके हैं। ठीक है, तो जाकर जरूर सारी वीडियोस देखनी है। हम लोगों ने करंट को स्टैटिक से लिंक करके पढ़ाया है, बहुत इंपॉर्टेंट है। हर जगह इस टाइप का कंटेंट आपको नहीं मिलेगा, इसलिए मैं आपको बता दे रहा हूँ, करंट को स्टैटिक से लिंक करके हम लोग पढ़ा रहे हैं। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स निकल के आएंगे आज। ठीक है, तो एक बार देखते हैं क्या क्या टॉपिक आज हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं। सुप्रीम कोर्ट वर्सेस लोकपाल। लोकपाल और लोकापाल हो गया, ये लोकपाल एंड सुप्रीम कोर्ट के बीच में क्या कंट्रोवर्सी हुई है। उन्होंने लोकपाल के एक ऑर्डर को स्टे कर दिया, सारी चीजें बताऊंगा क्या पूरी कंट्रोवर्सी है। सेकंड है आईएनबी मिनिस्ट्री वांट्स ओटीटी अगेंस्ट ओब्सीन कंटेंट। ये तो आना ही था, है ना। रणवीर अलाहाबादिया वाला केस आपने देखा होगा अभी, समय रैना का, इंडियाज गोट लैटिन का, उससे रिलेटेड एक गाइडलाइन आई है आईएनबी मिनिस्ट्री से, इसको भी हम लोग समझेंगे। नेक्स्ट है गवर्नमेंट एक्सटेंड्स टेन्योर ऑफ सीए अनंथा नागेश्वरन। ठीक है, तो चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर का जो टेन्योर है उसको बढ़ा दिया गया 2027 तक, इसके बारे में देखेंगे। स्टैगफ्लेशन क्या होता है, जिसके जिसके लिए यूएसए काफी ज्यादा वरिड है, इन सब चीजों के बारे में बात करेंगे। और भी बहुत सारे टॉपिक्स हैं, 10 से ज्यादा टॉपिक्स, 15 से ज्यादा टॉपिक्स हैं जो आज हम लोग कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो एक एक करके हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला टॉपिक देखेंगे, पहला देखेंगे, बट उससे पहले एक दिन पहले के कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स जो कि मैंने आपको आपके टेलीग्राम चैनल पे दिया था। ठीक है, तो एक बार रिवीजन भी हो जाएगी। देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। द रिसेंटली इनॉग्रेटेड सोल कॉन्क्लेव इज फोकस्ड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग, है ना। तो सोल कॉन्क्लेव के बारे में कल मैंने आपको बताया था कि इसको याद कर लेना इंपॉर्टेंट हो सकता है ना। ये किस चीज पे फोकस्ड है, तो मैंने बता रखा है कि इसका फर्स्ट एडिशन हुआ है, फर्स्ट एडिशन हुआ है जिसे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने इनॉग्रेट किया था। कहां पे हुआ है? भारत मंडपम न्यू दिल्ली में हुआ है, ये चीज आपने ध्यान रखना है। और ये है क्या, इसकी फुल फॉर्म अगर याद है आपको तो आप इसका करेक्ट आंसर लगा सकते हैं। इसकी फुल फॉर्म है स्कूल ऑफ अल्टीमेट लीडरशिप। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, क्या है? स्कूल ऑफ अल्टीमेट लीडरशिप, ये चीज आप ध्यान रखेंगे। अगर आपको इसका फुल फॉर्म पता है तो इसका करेक्ट आंसर आपको पता चल गया होगा। इसका करेक्ट आंसर है प्रोवाइडिंग अ प्रीमियर प्लेटफॉर्म फॉर लीडर्स फ्रॉम वेरियस डोमेन्स। ठीक है, ताकि अलग अलग डोमेन्स के जो लीडर्स हैं वो आए और उनका अपना एक्सपीरियंस बताएं कि उनके फील्ड में उनका एक्सपीरियंस कैसा रहा है। तो इन सारी चीजों के लिए सोल नाम का एक अभी कॉन्क्लेव हुआ था, ये चीज आप ध्यान रखेंगे, भारत मंडपम में, जिसे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने इनॉग्रेट किया था। और उसमें भूटान के प्राइम मिनिस्टर भी आए हुए थे एज अ चीफ गेस्ट, ये चीज आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो स्कूल ऑफ अल्टीमेट लीडरशिप सोल कॉन्क्लेव, ये चीज आप ध्यान रखेंगे, फर्स्ट एडिशन। सेकंड देखिए, व्हाट वाज द थीम ऑफ रिसेंटली हेल्ड 9th एशियन इकोनॉमिक डायलॉग। इसका भी कल मैंने आपको बताया था कि ये कहां पे हुआ है, ये पुणे में हुआ है। और ये किस चीज से रिलेटेड है? ये जियो इकोनॉमिक्स से रिलेटेड है। कल का करंट अफेयर्स देखेंगे तो सारी चीजें क्लियर हो जाएगी, है ना। तो जियो इकोनॉमिक्स से रिलेटेड है। ये कहां पे हुआ है? 9th एशियन इकोनॉमिक डायलॉग, ये हुआ है पुणे में। इसका थीम क्या है? थीम देखिए, इकोनॉमिक रेजिलियंस एंड रिसर्जेंस इन एन एरा ऑफ फ्रेगमेंटेशन। ठीक है, तो ये इसका थीम है, कल मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया था। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे। ठीक है, उसी बेसिस पे मैंने ये सारे क्वेश्चंस दिए हैं, आपको देखना है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, रिसेंटली लार्ज रिजर्व्स ऑफ लिथियम, लिथियम के बारे में कल बात किया था, have been discovered in India. Which of the following statement about lithium is are correct, है ना। तो लिथियम के बारे में, लिथियम इज अ नॉन मेटल यूज्ड एक्सटेंसिवली इन बैटरी टेक्नोलॉजी। इसको बैटरी टेक्नोलॉजी में तो यूज करते हैं, बट ये नॉन मेटल नहीं है भाई, ये मेटल है, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ये क्या है? मेटल, नॉन फेरस मेटल है ना। काफी ज्यादा लाइट वेट रहता है और इसकी डेंसिटी भी सबसे कम है, जितने भी मेटल्स हमारे पास उसमें सबसे कम डेंसिटी है इसकी। ठीक है, तो लिथियम के बारे में आपको ध्यान रखना है, ये नॉन मेटल नहीं है, ये मेटल है। तो ये फर्स्ट हो गया रॉन्ग आपका, है ना। सेकंड देखिए, इंडिया इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ लिथियम इन द वर्ल्ड, बिल्कुल रॉन्ग आंसर है इसका। ठीक है, अभी हाल फिलहाल के कुछ सालों में देखा जा रहा है कि लिथियम अलग अलग जगह से निकल रहा है इंडिया का, पर इंडिया लार्जेस्ट प्रोड्यूसर थोड़ी है अभी, तो बस उसके माइंस खोजे जा रहे हैं इंडिया के अंदर, जैसे कि राजस्थान, जम्मू कश्मीर, इन सारी जगहों पे मिला है। ठीक है, तो इंडिया लार्जेस्ट प्रोड्यूसर नहीं है, ऑब्वियसली नहीं है, ये चीज आप ध्यान रखेंगे। मैंने आपको क्या बताया था? मैंने आपको बताया था लिथियम ट्राइंगल के बारे में, जिसमें कौन कौन सी कंट्री आती है। इसमें मैंने आपको बताया था 3 कंट्री आती है, ए, बी एंड सी। A4 अर्जेंटीना, लिथियम ट्रायंगल में अर्जेंटीना, B4 बोलीविया एंड C4 चिली, ये चीज आपको ध्यान रखना है, यहां से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएंगे। और ये तीनों कंट्री मिला के अकेले 53.1% रिजर्व रखती है किस चीज का? लिथियम का, ये चीज आपको ध्यान रखना है। ठीक है, और फ्यूचर क्या है? फ्यूचर लिथियम ही है, क्योंकि इससे इलेक्ट्रिक
बैटरीज बनती हैं, ये चीज आप ध्यान रखेंगे। आपके फोन से लेकर गाड़ियों तक, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स तक लिथियम का ही एक्सटेंसिवली यूज किया जाता है। तो इंडिया लार्जेस्ट प्रोड्यूसर नहीं है, ये आपको ध्यान रखना है। सबसे ज्यादा माइंस किसके पास है, और अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे बड़ा प्रोड्यूसर कौन सा है, तो उसका करेक्ट आंसर है ऑस्ट्रेलिया सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है। सेकंड नंबर पे चाइना को आप रख सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से समझते हुए आपको चलना होगा। तो सेकंड भी रॉन्ग हो गया। थर्ड देखते हैं, लिथियम इज प्राइमरली एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम हार्ड रॉक मिनरल्स एंड ब्राइन सोर्सेज, तो ये बिल्कुल करेक्ट आंसर बताया था मैंने आपको, थर्ड। फोर्थ है, द रीसेंट लिथियम रिजर्व इन इंडिया वर फाउंड इन राजस्थान, तो ये भी करेक्ट है, राजस्थान में भी मिला है, जम्मू कश्मीर में भी मिला है, ठीक है। तो थर्ड एंड फोर्थ आर करेक्ट। लिथियम के बारे में आप ध्यान रखेंगे कि इसको हम लोग व्हाइट गोल्ड भी कहते हैं। सारी चीजें कल हम लोग डिस्कशन कर चुके हैं, कल का लेक्चर देखेंगे तो क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं, फास्टैग के बारे में। इस टाइप के क्वेश्चन यूपीएससी में देखे गए हैं, बीपीएससी में चांसेस है कि आ जाए, ठीक है, और बीपीएससी में भी आ सकते हैं। देखो क्वेश्चन क्या है, फास्टैग यूज फॉर इलेक्ट्रॉनिक टोल कलेक्शन इन इंडिया इज बेस्ड ऑन विच टेक्नोलॉजी। फास्टैग जो है किस टेक्नोलॉजी पे बेस्ड है, तो इसका करेक्ट आंसर मैंने याद करवाया था आपको, इसका करेक्ट आंसर है रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन। यूपीएससी में कई बार इस टाइप क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है। तो ध्यान रखना है फास्टैग के बारे में, फास्टैग के बारे में ये चीज आप ध्यान रखेंगे, है ना। अब मैं आपको इसके बारे में बता रहा था कब, जब हम लोग नेशनल हाईवे अथॉरिटी के बारे में डिस्कशन कर रहे थे, तो है ना। इनके बारे में मैंने आपको बताया था कि 1995 में इसे एक्ट द्वारा स्टैब्लिश किया गया था। इसका काम क्या है, इसका काम है कंस्ट्रक्शन करना हाईवे से रिलेटेड, है ना। फिर मैंने आपको नेशनल हाईवे 44 के बारे में बताया, जो कि श्रीनगर से लेके नीचे कन्याकुमारी तक जाती है, और नेशनल हाईवे 27 NH27 के बारे में बताया, जो कि सिलचर, आसाम के सिलचर से लेके पोरबंदर गुजरात तक जाती है ना। सारी चीजों को आपको कवर करते हुए चलना होगा, तभी सारी चीजें क्लियर होगी, है ना। और बीआरओ के बारे में बता रखा है, बीआरओ के भी अभी 65 इयर्स कंप्लीट हो रहे हैं, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं 1960 में इसे एस्टेब्लिश किया गया था, और ये मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर में आता है, ठीक है। और नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ रोड्स के अंडर में आता है। तो सारी चीजों को समझते हुए चलना होगा, प्रोजेक्ट डन तक भी बता चुका हूं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 है, हु इज द चेयरमैन ऑफ 16th फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया, तो इसका करेक्ट आंसर मैंने याद करवा दिया है, अरविंद पनागारिया को अपॉइंट किया गया है। किसने अपॉइंट किया है, ऑब्वियसली प्रेसिडेंट ने अपॉइंट किया है, अंडर आर्टिकल 280, अंडर आर्टिकल 280। और ये क्या है, ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। हर 5 साल बाद इसका गठन होता है, उसका काम क्या है, इसका काम है टैक्स का डिसोल्यूशन करना, है ना। सारी चीजें बता रखा है मैंने। तो क्वेश्चन 5 आपके कंप्लीट हो गए। लास्ट के करंट अफेयर से आज हम लोग आज के करंट अफेयर्स करेंगे। 23 तारीख के कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स देखने वाले हैं, ठीक है। तो देखिए एक एक करके, एससी स्टेज लोकपाल ऑर्डर गिविंग इटसेल्फ jurisdiction ओवर हाई कोर्ट जजेस, ठीक है। तो ये हुआ क्या है, इसके बारे में देख लेते हैं। एक बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी सामने आ रही है लोकपाल और सुप्रीम कोर्ट के बीच में, ठीक है। आपको पता है कि लोकपाल है क्या, लोकपाल एक हाईएस्ट करप्शन को देखने के लिए बॉडी है, करप्शन को देखने के लिए, ताकि जो पब्लिक ऑफिसर्स हैं, पब्लिक ऑफिसर्स में जो बैठे हुए पब्लिक सर्वेंट्स हैं, कहीं वो करप्शन में इन्वॉल्व तो नहीं है, तो इसको चेक करने के लिए लोकपाल बनाया गया था, लोकपाल एक्ट लाके 2013 में, ठीक है। लोकपाल एंड लोकायुक्त एक्ट लाके 2013 में। ये एक बार आपको याद होगा, तो मैंने आज से 1.5 महीने पहले आपसे एक बार डिस्कशन कर रखा है कि इसकी जेनेसिस क्या है, ये चीज स्टार्ट कहां से हुई था। मैंने आपको आंदोलन के बारे में बताया था, बहुत सारी चीजें बताई थी। तो लोकपाल एंड लोकायुक्त एक्ट 2013 लाके इसे स्टैब्लिश किया गया था, ठीक है। अब इसका काम है कि जो भी पब्लिक सर्वेंट्स करप्शन में इन्वॉल्व है उनको पकड़ना, ठीक है। मतलब ये क्या करती है, ये कंप्लेन लॉन्च करवाती है और फिर उनके ऊपर इन्वेस्टिगेशन होता है, ठीक है। समझ में आया कि नहीं आया, ये सीबीसी सेंट्रल बिजनेस कमीशन को बोलती है कि भाई इसके ऊपर कंप्लेन करो अगर कोई पब्लिक सर्वेंट पकड़ा जाता है इन सारी चीजों में, तो है ना। अब मेन मुद्दा इन पब्लिक सर्वेंट्स का है कि पब्लिक सर्वेंट में कौन कौन आएगा, है ना। अब मेन मुद्दा ये है कि पब्लिक सर्वेंट में प्राइम मिनिस्टर से लेके जितने भी बड़े बड़े ऑफिस में जो लोग बैठे हैं वो सारे आते हैं, ठीक है। चाहे वो किसी भी बोर्ड के मेंबर्स हो, सब लोग ये आते हैं किसमें, पब्लिक सर्वेंट्स में, है ना। अब अभी लोकपाल ने एक नोटिफिकेशन निकाला, 27 तारीख को, जिसमें उन्होंने कहा कि हाई कोर्ट के जो जजेस है ना, वो भी लोकपाल के अंदर में आते हैं। अब यहीं पे सारी कंट्रोवर्सी स्टार्ट हो गई, है ना। अब आप सोच रहे होंगे कि सर एक बात बताओ, लोकपाल को एकदम से हुआ क्या कि एकदम से इन्होंने नोटिस ऐसा निकाल दिया, कुछ तो हुआ होगा। तो इसके पीछे भी एक कहानी है कि एक इनको कंप्लेन मिली एक व्यक्ति की तरफ से, जिस व्यक्ति ने क्लेम किया कि एक हाई कोर्ट का जज है जो कि अभी सिटिंग जज है, और वो जो लोअर जजेस होते हैं, डिस्ट्रिक्ट जो कोर्ट में जजेस होते हैं, उनको इन्फ्लुएंस करने की कोशिश कर रहा है एक कंपनी के खिलाफ कार्रवाई नहीं करने के लिए। क्योंकि जो हाई कोर्ट का जज अभी बैठा हुआ है वो कहीं ना कहीं पहले, इससे पहले जज बनने से पहले उस कंपनी के साथ लिंक था, वो उन्हीं का एडवोकेट था, अभी जज बन गया है, तो अब अभी भी एक तरीके से कंपनी के लिए ही काम कर रहा है जज बनने के बाद भी। अभी कंप्लेन जैसे ही लोकपाल के पास पहुंची तो लोकपाल को तो लगा भाई कि तो बड़ा सीरियस मामला है, ठीक है।
तो लोकपाल ने 27 तारीख को एक नोटिफिकेशन निकाला और कहा कि भाई जो हाई कोर्ट के जजेस होंगे ना, वो भी क्या बोलते हैं, लोकपाल के जुरिस्डिक्शन के अंडर में ही आएंगे। अब ये देख के सुप्रीम कोर्ट को काफी गुस्सा आ गया और सुप्रीम कोर्ट ने सुओ मोटो कॉग्निजेंस लिया और उन्होंने इस चीज को वेरी डिस्टर्बिंग बताया कि भाई ये तो बिल्कुल गलत है, ऐसा आपको बिल्कुल नहीं करना चाहिए और इससे जुडिशियल इंडिपेंडेंस खतरे में आ सकती है। अब देखा जाए तो दोनों ही चीजें सही हैं, जुडिशियल इंडिपेंडेंस खतरे में भी आ सकती है। एक बार तो चलो ये हो सकता है जेन्युइन मामला हो सकता है अगली बार कोई कुछ ऐसे गवर्नमेंट में ही कुछ समझ लीजिए, गवर्नमेंट ने ही जानबूझ के करवाया, किसी ने भी कुछ भी जानबूझ के करवाने की या किसी जज को फंसवाने की कोशिश करी, है ना, हो सकता है वो अच्छा काम करो इसलिए फंसवाने की कोशिश करी, तो बहुत सारी चीजें ऐसे निकल के आ सकती है, बाद में करा जा सकता है। तो इस चीज के लिए ही सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई कि भाई ये आप इस तरीके से जुडिशियल इंडिपेंडेंस को खत्म कर रहे हो, इसलिए आपको इस ऑर्डर को अभी के अभी स्टे करना पड़ेगा। ठीक है, अब इस पे सुनवाई चलेगी, ये चीज आपको ध्यान रखना है और इस चीज के लिए सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस इशू कर दिया है। और साथ में ये भी कहा है कि हाई कोर्ट का जज, जिस हाई कोर्ट की आप बात कर रहे हैं और जिस जज की बात कर रहे हैं, वो कहीं पे भी आपको डिस्प्ले नहीं करना, कंप्लेनेंट का नाम भी डिस्प्ले नहीं करना, ये कार्रवाई पूरा होने दीजिए, उसके बाद देखा जाएगा। ठीक है, तो अब इसके ऊपर कार्रवाई चलने लग रही है, ये चीज आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अब मैंने आपको इससे पहले कुछ दिन पहले बताया होगा लोकपाल है क्या, लोकपाल के बारे में थोड़ी बहुत चीजें आपको ध्यान रखना है। लोकपाल के बारे में आपको कुछ चीजों के बारे में ध्यान रखना है कि इसे लोकपाल एंड लोकायुक्त एक्ट 2013 लाके इसे स्टैब्लिश किया गया था। लोकपाल एंड लोकायुक्त एक्ट, लोकपाल किसी भी जो यूनियन सर्विस में जो भी लोग हैं उनके खिलाफ कार्रवाई करती है और लोकायुक्त वही काम ले लो स्टेट सर्विसेज के लिए। ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट में स्टेट में लोकायुक्त हो गया और यूनियन लेवल पे लोकपाल हो गया, ये चीज आपने ध्यान रखना है। अभी जो इसके चेयरमैन है वो कौन है, वो है एएम खानविलकर साहब। कौन है, एएम खानविलकर। इनका भी अपॉइंटमेंट 2024 में ही हुआ है, ये चीज आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो अपॉइंटमेंट के पर्सपेक्टिव से भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है। एएम खानविलकर कौन है, ये चेयरमैन है लोकपाल के और इनका काम है कि कहीं पे करप्शन तो नहीं हो रहा, ये देखना है ना। अब लोकपाल को स्टैब्लिश किया गया था तो इसके कुछ मेंबर्स ये सब भी होंगे, तो आपको ध्यान रखना है लोकपाल में एक चेयरमैन होगा, एक एक चेयरपर्सन होगा, प्लस 8 मेंबर्स होते हैं, 8 मेंबर्स होते हैं। इन 8 मेंबर्स में से कम जो 4 मेंबर होंगे वो जुडिशियल मेंबर होंगे, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ये कौन होंगे, ये जुडिशियल मेंबर होने चाहिए। और जो चेयरपर्सन होगा वो भी या तो सुप्रीम कोर्ट का कोई जज रहा हो, या तो ये सुप्रीम कोर्ट का जज रहा हो, या ये हाई कोर्ट में चीफ जस्टिस रहा हो, ये चीज आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये सारी कंडीशन आपको लोकपाल के बारे में ध्यान रखनी है, क्वेश्चन यहीं से निकल कर आएंगे। समझ में आया कि नहीं आया। चेयरपर्सन कौन हो सकता है, सुप्रीम कोर्ट का जज या हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस। और जो 8 मेंबर्स हैं इसमें से जो 4 मेंबर होंगे ये होंगे आपके जुडिशियल मेंबर, है ना। अब इसमें से भी जो है 50% आपके SC ST OBC कैटेगरी से होने चाहिए, ये भी चीज आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, तो हर चीज का आपको ध्यान रखना होगा, एक एक पॉइंट यहां से क्वेश्चन निकल के आते हैं आपके पॉलिटी से, स्टैटिक से आएगा आपको, ये क्वेश्चन करंट से आएगा, आपको लगेगा कि स्टैटिक से है और आप सोचोगे कि स्टैटिक तो मैंने ढंग से करा नहीं था या चीज याद नहीं आ रहा। ठीक है, बट ये सारी चीजें आपके करंट से निकल के आती हैं, आपको लिंक करके थोड़ा समझते हुए चलना होगा। समझ में आया कि नहीं आया। एक चेयरपर्सन होगा जो कि सुप्रीम कोर्ट जज या हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस रह सकता है और 8 मेंबर्स होंगे जिसमें से 4 जो होंगे वो आपके जुडिशियल मेंबर होंगे, ये चीज आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अब जो चेयरपर्सन बने हैं वो अपॉइंट किए गए हैं एएम खानविलकर, एएम खानविलकर। और इनकी जो सैलरी ये सब जो भी स्ट्रक्चर है वो किसके बराबर है, ये होगी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के बराबर। ठीक है, मतलब काफी पावरफुल पोस्ट इनको दी गई है, ये चीज आपको ध्यान रखना है। इनका जो सैलरी वैलरी जो भी चीज है वो सब कौन डिसाइड करेगा, वो सारी चीज है वो कौन है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के बराबर है, ये चीज आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो ये सारी चीज आई थिंक आप समझ पा रहे होंगे, है ना। तो लोकपाल के बारे में आई थिंक आपको इतना पता होना चाहिए। और चीजें, कुछ चीजें आपको ध्यान रखो कि अभी जो लोकपाल की कार्रवाई की है, क्या कह के लोकपाल ने कार्रवाई की है, ये भी हमें जानना जरूरी हो जाता है ना। लोकपाल ने कहा कि भाई सुप्रीम कोर्ट को बनाया गया था जब कॉन्स्टिट्यूशन एनफोर्स हुआ था, उसके बाद क्या बोलते हैं सुप्रीम कोर्ट भी पावर में आई, है ना। बट जो हाई कोर्ट है ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन है उससे भी पहले से बनाया गया है, और क्योंकि ये पार्लियामेंट के एक एक्ट द्वारा बनाया गया है इसलिए ये हमारे अंदर में आता है, क्योंकि जो भी हाई कोर्ट के जजेस होंगे वो सारे पब्लिक ऑफिसर्स माने जाएंगे, क्योंकि ये पार्लियामेंट के एक्ट द्वारा बनाया गया है। तो इन पब्लिक ऑफिसर्स की जांच करना किसका काम है, इनका जांच करना लोकपाल का काम है, ये चीज आपको ध्यान रखना है। बस यही बात लोकपाल ने कही तो सुप्रीम कोर्ट बोला कि भाई जो आपने इंटरप्रिटेशन किया ना कि वो कॉन्स्टिट्यूशन के पहले से बने हुए हैं, वो पार्लियामेंट के एक्ट द्वारा बनाए गए हैं, तो इसलिए वो सारे पब्लिक ऑफिसर्स होंगे। ये जो पूरी आपने इंटरप्रिटेशन की है, ये जो रीजनिंग की है, ये रीजनिंग फ्लॉड है और इसलिए हम लोग अभी एक तरीके से स्टे लगा रहे हैं आपके ऑर्डर पे, और आगे आप कोई भी कार्रवाई नहीं करेंगे जब तक हमारी ये जो स्टे लगाया आपके ऊपर, जो हम ये जो पूरा केस है पूरा खत्म नहीं हो जाता, हम लोग डिस्पोज नहीं कर देते, तब तक आप लोग और भी कार्रवाई नहीं करेंगे, ये चीज आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, इस तरीके से चीजों को आपको समझकर
चलना होगा, है ना। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की तरफ आगे बढ़ते हैं। कुछ छूटा तो नहीं है ना, कुछ भी आपका छूटा हुआ नहीं है, ठीक है। एक एक करके स्टार्ट आगे करते हैं, देखते हैं क्या है नेक्स्ट टॉपिक। एक और चीज देख लीजिए कि इसमें कौन कौन से लोगों को ये प्रोसिक्यूट कर सकते हैं। तो जितने भी आपके प्राइम मिनिस्टर भी हैं, चाहे वो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ही क्यों ना हो, सबको ही प्रोसिक्यूट कर सकते हैं। कौन? लोकपाल, ठीक है। मतलब सबके के ऊपर इनका जुरिस्डिक्शन होता है, बट प्राइम मिनिस्टर में सर्टेन केसेस में नहीं होता। अगर कोई मामला इंटरनेशनल रिलेशन का हो, एक्सटर्नल एंड इंटरनल सिक्योरिटी का हो, पब्लिक ऑर्डर का हो, एटॉमिक एनर्जी का हो और स्पेस का हो, ठीक है। तो इन सारे मामलों में जो लोकपाल है वो प्राइम मिनिस्टर के ऊपर इन्वेस्टिगेशन नहीं करता। ये चीज आप ध्यान रखेंगे। यहां से एक प्रोबेबल क्वेश्चन आपका बन सकता है ना, क्वेश्चन आ सकता है कि प्राइम मिनिस्टर के हर एक मामले में लोकपाल एक तरीके से अपना जुरिस्डिक्शन रखता है और कार्रवाई कर सकता है, पर आपको ध्यान रखना है नहीं, इन सारे मामलों में नहीं, है ना। हो सकता है कि यार एटॉमिक एनर्जी से रिलेटेड ऐसे कुछ सीक्रेट्स होंगे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी के पास, और यहाँ पे लोकपाल उनके खिलाफ इन्वेस्टिगेशन करने लग गया, तो कुछ भी हो सकता है ना। या उनको फंसाने की कोशिश करी जा सकती है, या एक तरीके से डिस्टर्बेंस क्रिएट करने की कोशिश करी जाती है। तो इसलिए एक तरीके से जो प्राइम मिनिस्टर है उनको एक तरीके से इम्यूनिटी देने का काम किया गया है इस एक्ट में, लोकपाल एंड लोकायुक्त एक्ट 2013 में। ये चीज आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट टॉपिक की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। आईएनबी मिनिस्ट्री वॉन्ट्स ओटीटीज अगेंस्ट ऑब्सीन कंटेंट, ठीक है। तो आपको पता है कि नेटफ्लिक्स हो गया, अमेजॉन प्राइम हो गया, इन सारी चीजों पे ऑब्सीन कॉन्टेंट एकदम कंटेंट जो है एकदम फ्रीली अवेलेबल रहता है, ठीक है। बहुत सारे ऐसे ऐप्स हैं, अल्ट बालाजी है, बहुत सारे अलग अलग टाइप के ऐप्स हैं जिन पे ये जो न्यूडिटी ये सब है काफी एकदम कॉमन कर रखी है ना। और अभी एक बहुत ही बड़ा रिसेंट केस हो गया था किस चीज से रिलेटेड, इंडियाज गॉट टैलेंट से रिलेटेड, जहां पे रणवीर अलाहाबादिया ने और भी कुछ सो कॉल्ड इन्फ्लुएंसर्स ने कुछ ऐसी बात कही थी जो कि सोशली बिल्कुल अनएक्सेप्टेबल था, ठीक है। फिर उसके बाद जितने भी हमारे एमपीज हैं, बहुत सारे एमपी चाहे वो किसी भी पार्टी के हों, और कमिटीज भी काफी ज्यादा गुस्सा हो गई थी, जो पार्लियामेंट्री कमिटीज होती हैं, और इसके बाद उन्होंने एक तरीके से लेटर लिखा था हमारे आईएनबी मिनिस्ट्री को, ठीक है। इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री को लेटर लिखा गया था, और इनकी तरफ से अब एक गाइडलाइन आ गई है किस चीज के लिए, आपके ओटीटी कंटेंट्स के लिए, ओटीटीज के लिए गाइडलाइंस भेज दी गई है आईएनबी मिनिस्ट्री की तरफ से, है ना। तो इस इशू के बारे में थोड़ा सा जानना जरूरी हो जाता है आपके एग्जाम परस्पेक्टिव से। सबसे पहली चीज तो यही है कि ओटीटीज हैं क्या। तो ओटीटीज के बारे में आपको अच्छी तरीके से पहले से ही मालूम है ना। बट यहाँ के फुल फॉर्म से रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है, तो आपको ध्यान रखना है इसका क्या है। इसका फुल फॉर्म है ओवर द टॉप कम्युनिकेशन, ठीक है। ओवर द टॉप नाम से ओटीटीज को आप जानेंगे, ओवर द टॉप इसको कहते हैं हम लोग, ठीक है। अब इस चीज के लिए नोटिफिकेशन भेजा गया है आईएनबी मिनिस्ट्री की तरफ से। इन्होंने कहा कि भाई अगर आप ओब्सीन कंटेंट को प्रमोट करते हो तो आपको कार्रवाई आपके खिलाफ हो सकती है, आपको स्ट्रिक्टर गाइडलाइंस को फॉलो करना पड़ेगा। जैसे कि हम लोग टीवी देखते हैं या हम कहीं सिनेमा हॉल में जाते हैं, तो वहाँ पे लिखा रहता है कि 7 साल से ज़्यादा बच्चे ही देख सकते हैं, 13 साल से ज़्यादा के बच्चे देख सकते हैं, सिर्फ एडल्ट लोग ही देख सकते हैं, सिर्फ बड़े बड़े प्रोफेशनल देख सकते हैं। तो ऐसे करके कैटेगराइजेशन कर रखी है, तो इनको भी कैटेगराइजेशन को फॉलो करने के लिए कहा गया है, नहीं तो इनको ऊपर कार्रवाई करी जाएगी। ये बात कही है किसने? आईएनबी मिनिस्ट्री ने, ठीक है। अब इस चीज के बारे में ही आपको जानना जरूरी हो गया था। तो मैंने आपको बता रखा था कि अगर आप ऑब्सैनिटी फैलाते हो तो हमारे जो भारतीय न्याय संहिता है, जिसे 2024 जुलाई में लागू करा गया है, तो बीएनएस भारतीय न्याय संहिता में सेक्शन 294 में इसको एक क्रिमिनल ऑफेंस बताया गया है। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और आपको सजा हो सकती है, जुर्माना भी हो सकता है, 2 साल की सजा, फिर जुर्माना भी आपके खिलाफ हो सकता है ना। इसके बाद मैंने आपको बताया था कि सेक्शन 67 ऑफ आईटी एक्ट 2000 में भी इसको क्रिमिनल ऑफेंस बताया है कि आप ऐसे नहीं फैला सकते। और आईएनबी मिनिस्ट्री ने कहा है कि पॉक्सो एक्ट के तहत भी आप पे कार्रवाई हो सकती है। ये चीज आप ध्यान रखेंगे। आपको पता है कि पॉक्सो एक्ट से रिलेटेड अभी हाल फिलहाल में ही कुछ महीने पहले ही सुप्रीम कोर्ट की तरफ से एक इंपॉर्टेंट निर्देश दिया गया था हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट को कि आप पॉक्सो को सिर्फ ये मत देखो कि अगर किसी के ऊपर सेक्सुअल ऑफेंस हो रहा है, किसी बच्चे के ऊपर सेक्सुअल ऑफेंस हो रहा है तो कार्रवाई करनी नहीं, अगर कोई मटेरियल को प्रोवाइड कर रहा है, उसको फ्रीली प्रोवाइड कर रहा है, तो उसके ऊपर भी कार्रवाई होनी चाहिए, ठीक है। तो इसलिए नाम भी चेंज करने के लिए बोला गया था। तो पॉक्सो एक्ट के तहत भी कार्रवाई हो सकती है। ये किसने कहा है? ये कहा है हमारी आईएनबी मिनिस्ट्री ने। ये चीज आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अभी आपको पता है कि रणवीर अलाहाबादिया के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट के जज ने बोला, उनको एक तरीके से इंटरिम प्रोटेक्शन तो दे दी, बट उन्होंने ये भी कहा कि इनका लगता है पर्वर्ट माइंड है कि ये इस टाइप की बातें कर रहे हैं जो कि बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं है, ठीक है। आपने सुना होगा कि बहुत लोग ऐसे कह रहे थे कि अगर किसी भी टाइप का आप मोरल पुलिसिंग करते हो किसी भी कंटेंट पे, तो एक तरीके से वो डेथ ऑफ कंटेंट है। उसको इस लाइन में बोला जा रहा था कि मोरल पुलिसिंग ऑन एनी टाइप ऑफ कंटेंट इज अ डेथ ऑफ कंटेंट। बहुत सारे ये सो कॉल्ड इन्फ्लुएंसर्स कह रहे थे। बट आपको ध्यान रखना है, इस टाइप की चिकनी बातों में आपको नहीं फंसना है, इस टाइप की इंग्लिश वाली बातों में आपको नहीं फंसना, आपको करेक्ट समझना पड़ेगा चीजों को, है ना। हमारे सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है? हमारे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि भाई ठीक है, आप कहते हो
कि किसी भी कंटेंट को ऑब्सैनिटी ये इतना भी बड़ा ऑफेंस नहीं है कि आप क्रिमिनली प्रोसिक्यूट करो। यही तर्क रखा गया था किसकी तरफ से, रणवीर अलाहाबादिया के जो एडवोकेट हैं अभिनव चंद्रचूड़ की तरफ से, जो कि पूर्व सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ के बेटे हैं, उनकी तरफ से ये तर्क रखा गया था कि सर ऑब्सैनिटी इतना भी बड़ा वो नहीं है कि आप इस पर कार्रवाई करोगे। ये जो इन्होंने बोला है मैं इसके लिए शेम फील करता हूं, अपने क्लाइंट की तरफ से मैं शेम फील करता हूं, बट ये इतना भी बड़ा इन्होंने गलती नहीं कर दी कि इसको आप प्रोसिक्यूट करोगे। तो सुप्रीम कोर्ट के जज ने पूछा तो आप एक बात बताओ, आप ऑब्सैनिटी को डिस्क्राइब कैसे करोगे, ठीक है, आप कैसे डिसाइड करोगे कि कहां पे आपने लाइन क्रॉस करी और कहां पे लाइन क्रॉस नहीं करी, क्योंकि इसकी कोई जनरल डेफिनेशन तो है नहीं कि यहाँ पे लाइन क्रॉस हो जाएगी तो आपको प्रोसिक्यूट किया जाएगा। तो दैट मीन्स कि सोशली अगर कोई चीज अनएक्सेप्टेबल है तो उस पर हम लोग कार्रवाई कर सकते हैं। ये बात कही है सुप्रीम कोर्ट के जज ने। तो इस सारी चीजों को आपको समझकर चलना होगा। धाराएं मैंने आपको बता दी, धाराएं हैं बीएनएस के सेक्शन 294 से और सेक्शन 67 ऑफ आईटी एक्ट से, और पॉक्सो एक्ट के तहत भी आप पे कार्रवाई हो सकती है अगर आप किसी भी टाइप के पोर्नोग्राफिक मटेरियल को इस टाइप के बिना कैटेगराइजेशन के ऐसे करके फैलाते हो तो, है ना। देखो बहुत सारी ऐसी साइट्स है, एडल्ट साइट्स है, वहां पे ये सारी चीजें मिलती हैं, बट जो कॉमन साइट्स है जो कि लोग नॉर्मल लोग यूज करते हैं और वहां पे अगर इस टाइप का कंटेंट फैलाया जाएगा तो ऑब्वियसली कार्रवाई तो होनी ही चाहिए, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट क्या बोलते हैं टॉपिक पे जाएंगे, ये आप पढ़ लेना हिंदी और इंग्लिश में अगर पढ़ना चाहे तो, है ना। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट टॉपिक क्या है, गवर्नमेंट एक्सटेंड्स टेन्योर ऑफ सीएए चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर अनंत नागेश्वरन टिल मार्च 2027, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन तो यही आ सकता है कि हमारे अभी चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर कौन है। चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर है, उनका नाम है अनंता नागेश्वरन, ये चीज आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। अब चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर का काम क्या होता है, इनका काम होता है कि ओवरऑल स्ट्रेटेजी बताना कि हमारी जो क्या बोलते हैं क्या स्ट्रेटेजी रहने वाली है अगले साल को लेके, ठीक है। मतलब इकोनॉमिक पॉलिसी रिलेटेड अगर कोई ओवरऑल स्ट्रेटेजी बताता है तो वो कौन है, वो हमारे चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर है, ठीक है। अब इनको 2022 से ही अपॉइंट किया गया था, बट अब इनका जो टाइम पीरियड खत्म होने वाला था जो अभी 2025 में, इसको एक्सटेंड कर दिया गया है 2027 तक। ये चीज आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब ये 2027 तक ऑफिस में रहेंगे और एक तरीके से ये सेक्रेटरी के पद पे हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर ही। ये एक पब्लिक सर्वेंट है अंडर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जिनका जो पद है एक सेक्रेटरी के बराबर है। ये चीज आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और इनका मेन काम क्या है, इनका मेन काम है एडवाइस करना, मतलब आपकी इकोनॉमी से रिलेटेड जो हमारी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस है उसको एडवाइस करना। ये चीज आपको ध्यान रखना है, ठीक है। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर में आते हैं और ये डायरेक्टली रिपोर्ट करते हैं किसको, निर्मला सीतारमन जी को। ये चीज आपने ध्यान रखना है, ठीक है। तो मतलब बहुत ही इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी है। तो ध्यान रख लो कि अपॉइंटमेंट कमिटी ऑफ कैबिनेट ने कहा है कि चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर जो आनंद है ये बने रहेंगे 2027 तक या अंटिल फर्दर ऑर्डर। ये चीज आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो इस तरीके से चीजों को आपको कवर करते हुए चलना होगा। आपने सुना होगा जैसे कि आईएएस होता है इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, वैसे ही होता है इंडियन इकोनॉमिक सर्विस, ठीक है। तो उस वो जो कार्डर है पूरा, उस कार्डर के भी जो हेड होते हैं वो कौन होते हैं, हमारे चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर ही होते हैं। ये चीज आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। और यही वो पर्सनैलिटी है जो कि इकोनॉमिक सर्वे आपका बनाते हैं, जो कि आप अपने एग्जाम्स में पढ़ते हो। तो इन सारी चीजों को आपको थोड़ा सा समझते हुए चलना होगा। इकोनॉमिक सर्वे भी कौन बनाते हैं, चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर ही बनाते हैं, और ओवरऑल एक तरीके से गाइड करते हैं किसको, हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, कि अगला फैसला क्या लेना है। ये चीज आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इस तरीके से चीजों को समझते हुए चलना होगा। आपने देखा होगा कि जो भी गवर्नमेंट सर्वेंट्स होते हैं जनरली वो गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज नहीं करते, पर आपको ध्यान रखना है कि जो चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर है वो गवर्नमेंट सर्वेंट भी है, पर वो बहुत बार देखे जाते हैं गवर्नमेंट को ही क्रिटिसाइज करते हुए। ये बहुत ही कॉमन रहता है, ये चीज आपने ध्यान रखना है, ठीक है। नेक्स्ट है, व्हेन पीपल कैन टेक अ डिप इन यमुना इट विल बी अ ड्रीम कम ट्रू, है ना। आपको पता है कि रेखा गुप्ता बन गई है दिल्ली की चौथी वुमेन सीएम, है ना। पहली सुषमा स्वराज थी, उसके बाद शीला दीक्षित जी, फिर आतिशी मार्लेना, और फिर अब रेखा गुप्ता चौथी वुमेन सीएम बन गई है। बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज थी। तो उन्होंने यह भी प्रण लिया था कि यमुना को साफ करना है ना। यमुना लगातार ही न्यूज में रहा है और इस बार पूरे इलेक्शन में, दिल्ली इलेक्शन में ये लगातार न्यूज में रहा है, तो चांसेस है कि क्वेश्चन यहां से आ जाए, है ना। इससे पहले मैंने आपको ब्रह्मपुत्र रिवर के बारे में बता रखा है, जब मैं आपको बता रहा था कि ये चाइना जो है वो एक लार्जेस्ट डैम बनाने की कोशिश कर रहा है, कहां पे, ब्रह्मपुत्र रिवर पे। मैंने आपको क्या बताया कि ब्रह्मपुत्र रिवर की स्टार्टिंग कहां से हुई है और उसकी एंडिंग कहां पे होती है। ये सारी चीजें मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं, एक बार रिवाइज करवा देता हूं, और फिर उसके बाद हम लोग यमुना का भी आज से याद रखेंगे और आपको यमुना का भी नहीं भूलना है, ठीक है। ब्रह्मपुत्र के बारे में मैंने आपको क्या बताया था, ब्रह्मपुत्र के बारे में बताया था कि इसकी स्टार्टिंग होती है चेमयुंगडंग ग्लेशियर से। कहां से, चेमयुंगडंग ग्लेशियर, साउथ तिब्बत से इसकी स्टार्टिंग होती है कैलाश रेंज में मानसरोवर लेक के पास। और फिर मैंने आपको बताया कि कट मारते हुए नामचा बारवा से कट मारते हुए अरुणाचल प्रदेश में एंटर करती है इंडिया में, और उसके बाद आगे बढ़ के उसको नाम दे दिया जाता है ब्रह्मपुत्र रिवर, है ना। इससे पहले जो ब्रह्मपुत्र रिवर चलती है चेमयुंगडंग ग्लेशियर से, वहां पे इसको नाम दिया जाता है यारलुंग जांगपो, उसको नाम जाना जाता है यारलुंग जांगपो नाम से जाना जाता है। ये चीज आपको ध्यान रखना है, यारलुंग
जांगपो नाम से जाना जाता है। इसे तिब्बत में जब ये इंडिया में एंटर करती है और आसाम वाले एरिया में आती है तो इसे ब्रह्मपुत्रा रिवर हम लोग कहने लग जाते हैं, क्योंकि इसमें बहुत सारी ट्रिब्यूटरीज मिलती है, जैसे लोहित हो गई है ना, बहुत सारी जो ट्रिब्यूटरीज है इसमें मिलती है और फिर इसको हम लोग ब्रह्मपुत्रा नाम देते हैं। फिर धुबरी नाम की जगह से ये एंटर कर जाती है बांग्लादेश के अंदर, जहां पे इसमें तिस्ता रिवर मिलती है, तब इसको हम लोग जमुना नाम से जानते हैं। और फिर इस जमुना के अंदर गंगा रिवर इंडिया से होते हुए जब ब्रह्मपुत्रा में घुसती है और इससे मिलती है तो इसको हम लोग पद्मा नाम से जानते हैं। और इस पद्मा में जब मेघना रिवर मिलती है तो इस ओवरऑल को हम लोग मेघना रिवर कहते हैं और फिर ये बे ऑफ बंगाल में चल जाती है, सुंदरबन डेल्टा के पास चल जाती है। ये चीज आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। यही जाके आगे जाके सुंदरबन डेल्टा भी बनाती है। तो आपको ध्यान रखना है इसकी स्टार्टिंग कहां से है, त्युम्युंगडंग ग्लेशियर से है, जब इसको यारलुंग जांगपो नाम से जानते हैं। और फिर एंड कहां पे है, एंड है आपका क्या बोलते हैं जमुना, पद्मा, और मैंने आपको सारे रिवर के बारे में बता दिया, ठीक है। तो ब्रह्मपुत्रा इसको जब ये इंडिया में एंटर कर जाता है, आसाम साइड आ जाता है, तब इसको ब्रह्मपुत्रा रिवर नाम से हम लोग जानते हैं। ये चीज आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो ऐसे आपको यमुना के बारे में भी थोड़ा बहुत पता होना चाहिए। यमुना के बारे में आपको क्या पता होना चाहिए कि इसकी स्टार्टिंग कहां से होती है। इसकी स्टार्टिंग होती है यमुनोत्री ग्लेशियर से, सिंपल है, यमुनोत्री ग्लेशियर से इसकी स्टार्टिंग होती है, ये चीज आप ध्यान रखेंगे। गंगा की स्टार्टिंग कहां से होती है, गंगा की स्टार्टिंग होती है गंगोत्री ग्लेशियर से, है ना। फिर इसके बाद ये वहां से चलते हुए आती है हरियाणा, हरियाणा दिल्ली, हरियाणा उत्तर प्रदेश उत्तराखंड, इन सबसे क्रॉस करती है, ये चीज आपको ध्यान रखना है, यमुना ग्लेशियर। और लास्ट में जाके ये एक ट्रिब्यूटरी बन जाती है किसकी, गंगा की, ठीक है। लास्ट में ये गंगा में जाकर मिल जाती है। और गंगा में कहा मिलती है, गंगा में मिलती है प्रयागराज में, जिसे हम लोग पहले इलाहाबाद कहते थे। प्रयागराज में जहां मिलती है वहीं पे हम लोग संगम मनाते हैं, क्योंकि वहां पे तीन रिवर का मिलन होता है, गंगा, जमुना और सरस्वती। ये चीज आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो सारी चीजों को आप समझ पा रहे हैं कि नहीं पा रहे हैं, और इसलिए हम लोग वहां पे महाकुंभ भी मनाते हैं, ये चीज आपको पता ही है, ठीक है। तो आप चीजों को लिंक करना सीखो कि यमुना यमुनोत्री ग्लेशियर से स्टार्ट हो रहा है, तीन स्टेट से और दिल्ली से होते हुए गुजर रहा है। फिर जाकर ये एक ट्रिब्यूटरी बन जाती है किसकी, प्रयागराज में ट्रिब्यूटरी बन जाती है गंगा की, और वहां पे फिर हम लोग कुंभ ये सभी मनाते हैं, वहां पे संगम कहा जाता है इन लोगों को। ये चीज आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से आपको चीजों को थोड़ा सा कवर करते हुए समझते हुए चलना होगा, है ना। और आपको क्या क्या चीजें ध्यान रखने की जरूरत है, और आपको इसकी लेंथ वेंथ थोड़ी सी ध्यान रखने की जरूरत हो सकती है ना। ब्रह्मपुत्र के बारे में मैंने आपको क्या बताया था, ब्रह्मपुत्र के बारे में आपको थोड़ा बहुत पता होना चाहिए, गंगा के बारे में मैंने आपको भी बता दिया, और यमुना के बारे में बता दिया, है ना। ब्रह्मपुत्र के बारे में मैंने आपको बताया था कि यहीं पे इंडिया का, सॉरी, वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट डैम बनने वाला है, चाइना बना रहा है 137 बिलियन डॉलर्स के आसपास, ठीक है, 137 बिलियन डॉलर्स के आसपास, ठीक है। इसकी टोटल लेंथ कितनी होती है, ये देख लो, इसकी टोटल लेंथ है 2900 किलोमीटर, ये आप ध्यान रखेंगे। गंगा की टोटल लेंथ कितनी है, ये है 2525 किलोमीटर, कई बार क्वेश्चन आ चुका है, 25-25 किलोमीटर, ये चीज आप ध्यान रखेंगे। और यमुना की टोटल लेंथ कितनी है, 1376 किलोमीटर, ये भी चीज आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो ये तीनों की लेंथ भी आपको ध्यान रखनी है। ब्रह्मपुत्र को क्या कहा जाता है, यारलुंग जांगपो नाम से जाना जाता है, और इसे तिब्बत, साउथ तिब्बत से स्टार्ट होती है, मानसरोवर लेक के पास कैलाश रेंज में, ये चीज आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो इस सारी चीजों को समझते हुए चलना होगा। जांगपो मतलब होता है प्योरीफायर, तो तिब्बत में कहा जाता है प्योरीफायर। आई थिंक आप ये सारी चीजों को समझ पा रहे होंगे, है ना। एक और चीज है रागो जांगपो, ये रागो जांगपो क्या है, तो ये एक लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी है यारलुंग जांगपो की, ये चीज आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो यारलुंग जांगपो मतलब जो कि बाद में ब्रह्मपुत्रा बन जाती है, उससे पहले वो तो तिब्बत में रहती है, तो तिब्बत में भी एक बहुत बड़ी ट्रिब्यूटरी मिलती है इससे, जिसका नाम है रागो जांगपो, ये चीज आपको ध्यान रखना है। तो रागो जांगपो क्या है, ये ट्रिब्यूटरी है यारलुंग जांगपो की, जो कि बाद में आके ब्रह्मपुत्रा रिवर बनती है, ये चीज आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से चीजों को आपको कवर करते हुए चलना है, और लेंथ जरूर याद रखना, लेंथ सबसे ज्यादा किसकी, ब्रह्मपुत्रा की 2900 किलोमीटर, गंगा की 2525 किलोमीटर, और यमुना की 1376 किलोमीटर, ये चीज आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। ये सारा टॉपिक आपका क्लियर हो गया। अब यमुना की सफाई हो रही है, तो लगातार ये न्यूज में रहने वाला है, तो क्वेश्चन आने के चांसेस थोड़े ज्यादा बन जाते हैं, तो इसको हम लोगों ने अभी पहले ही क्लियर कर लिया, ताकि बाद में आपके एग्जाम में दिक्कत ना हो, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, देखो मैंने ये भी एक बार लगा रखा है, यमुना से ये निकल रही है, ठीक है, और फिर ये इलाहाबाद में जाकर किससे मिल जाती है, इलाहाबाद में जाकर ये मिल जाती है गंगा से, ये चीज आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसी बीच में एक बहुत बड़ी ट्रिब्यूटरी इससे मिलती है चंबल नाम की, तो ये भी चीज आप थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, राइट साइड से मिल रही है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो यहाँ से इस टाइप के भी क्वेश्चन आते हैं कि ये राइट हैंड साइड से ट्रिब्यूटरी मिल रही है चंबल नाम की, ये चीज आपको ध्यान रखना है, किसमें, यमुना रिवर में, जो कि खुद ट्रिब्यूटरी बन जाती है किसकी, गंगा की, गंगा की ट्रिब्यूटरी बन जाती है कहाँ पे, प्रयागराज में, ये चीज आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। इस तरीके से आपको थोड़ा सा कवर करते हुए चलना होगा, ये मैप मैंने आपको प्रोवाइड कर दिया है ना। नेक्स्ट देखते हैं, स्टैगफ्लेशन फियर्स हॉन्ट यूएस मार्केट डिस्पाइट ट्रम्प्स प्रो ग्रोथ एजेंडा, ठीक है। तो आपको पता है डोनाल्ड ट्रम्प के बारे में मैंने बताया था आपको कि ये काफी एग्रेसिव पॉलिसी चला रहे हैं, और हर कंट्रीज के ऊपर टैरिफ्स भी लगा रहे हैं ना।
अभी तक इंडिया तो बचा हुआ है, अछूता है इंडिया अभी तक तो, बट हो सकता है बाद में इंडिया पे भी जाके लगे, बट ऑलरेडी इंडिया एक तरीके से उनको खुश करने की कोशिश कर रहा है, ट्रम्प को खुश करने की कोशिश कर रहा है कि जो भी बड़ी बड़ी कंपनीज है उनको इंडिया के मार्केट का एक्सेस भी दे रहा है ना। बट स्टिल इन्होंने तो फैसला ले लिया कि बहुत सारी कंट्रीज के ऊपर ये क्या लगाएंगे, टैरिफ्स लगाएंगे, जैसे कि चाइना हो गया, कनाडा हो गया, मैक्सिको हो गया, हाँ, और चाइना पे ऑलरेडी लगा भी दिया इन्होंने, ठीक है। मैक्सिको और कनाडा पे अभी हॉल्ट पे रख रखा है, बट जो चीजें हैं काफी ज्यादा बेकार होती जा रही हैं टैरिफ के मामले में डोनाल्ड ट्रंप के अंदर, ठीक है। अब प्रॉब्लम यहाँ पे टैरिफ लगाने से ये हो जाता है कि टैरिफ अगर आप लगाओगे तो उसकी जो कॉस्ट है वो महंगी हो जाएगी आपके मार्केट के अंदर, है ना। और अगर वो कोई रॉ मटेरियल है और उसकी कॉस्ट महंगी हो जाएगी, दैट मीन्स की जो प्रोडक्शन होगा यूएस के अंदर भी वो भी थोड़ा सा महंगा हो जाएगा, है ना। अगर प्रोडक्शन महंगा हो गया तो इन्फ्लेशन का खतरा काफी ज्यादा बढ़ता रहता है ना। इन्फ्लेशन में भी आपका कौन सा इन्फ्लेशन हो गया, इन्फ्लेशन में भी आपका कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन हो गया। जब इन्फ्लेशन बढ़ेगा तो फिर उसके बाद इकोनॉमी में दिक्कत आ सकती है, ये चीज सबको ही पता है, ठीक है। अब मेरा मेन मकसद क्या है, स्टैगफ्लेशन पढ़ाना था मेरे को, तो मैं इन्फ्लेशन पे कहां से पहुंच गया, क्योंकि स्टैगफ्लेशन कहीं ना कहीं इन्फ्लेशन से ही लिंक है ना। इन्फ्लेशन के बारे में मैंने आपको बता रखा है जब मैं मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के बारे में बता रहा था, जिसका काम है इन्फ्लेशन को टारगेट करना और कितना रखना, 4% से लेके ±2% कर लो, मतलब 2% से लेके 6% के बीच में रखना, ये लिखा गया है मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का, ये मैंडेट है, ये चीज आपको ध्यान रखना है, ठीक है। एमपीसी कहां से आई थी, 2016 में स्टैब्लिश किया गया था अंडर आरबीआई एक्ट 1934 में, है ना, अमेंडमेंट करके इसको स्टैब्लिश किया गया था। तो ये सारी चीज मैं आपको बता चुका हूं, ठीक है। और इसका काम था इन्फ्लेशन को मैनेज करना। अब इन्फ्लेशन के बारे में पता है आपको कि इन्फ्लेशन क्या है, आप एक तरीके से महंगाई ले लो, है ना। बट इसका एक फायदा भी होता है इन्फ्लेशन का कि अगर इन्फ्लेशन एक सर्टेन सर्टेन रेट तक रहे, कुछ रेट तक रहे, तो एक तरीके से इकोनॉमी में ग्रोथ देखी जाती है और एम्प्लॉयमेंट भी देखी जाती है। मतलब अगर इन्फ्लेशन आपका रहेगा थोड़ा बहुत तो उससे ग्रोथ भी रहेगा और एम्प्लॉयमेंट भी रहेगा। क्या रहेगा, ग्रोथ भी रहेगा और एम्प्लॉयमेंट भी रहेगा। तो इसलिए तो 4% के आसपास है, 5% के आसपास इन्फ्लेशन है तो हम लोग नॉर्मल समझते हैं, समझते हैं कि ठीक है ना। मतलब इतना इन्फ्लेशन तो होना भी चाहिए, है ना। तो इन्फ्लेशन का मेन मकसद ही क्या है, इन्फ्लेशन का ये है मेन मकसद कि अगर ये थोड़ा बहुत रहेगा भी तो इससे हमारी क्या होगी, इकोनॉमिक ग्रोथ होगी और अनएम्प्लॉयमेंट घटेगा, अनएम्प्लॉयमेंट घटेगा। ये चीज मानी जाती है अभी तक। बट आप इस सिचुएशन को सोच के देखो, आप इस सिचुएशन को सोच के देखो कि इन्फ्लेशन भी बढ़े और अनएम्प्लॉयमेंट जो कि घटनी चाहिए, इकोनॉमिक ग्रोथ जो कि बढ़ना चाहिए, वो बढ़ने के जगह इकोनॉमिक ग्रोथ और घटे और अनएम्प्लॉयमेंट और बढ़े, मतलब इन्फ्लेशन बढ़े और साथ में अनएम्प्लॉयमेंट भी बढ़े, तो ये वाली सिचुएशन होगी, काफी ज्यादा विचित्र सिचुएशन हो जाएगी, ठीक है। एक बार फिर से इसको थोड़ा सा समझते हैं चार्ट के माध्यम से। एक बार मैं चार्ट लेके आया हूं आपके लिए और यहां से क्वेश्चन भी ऑलरेडी आ चुका है, इसलिए मैं आपको भी बता रहा हूं, ठीक है। अब एक फिलिप कर्व होता है जो कि कहता है कि अगर आपकी कंट्री में थोड़ा बहुत कुछ परसेंट तक इन्फ्लेशन है तो अनएम्प्लॉयमेंट जो होगा वो लगातार नीचे जाएगा, अनएम्प्लॉयमेंट जो है लगातार घटेगा, पर ये कुछ परसेंट तक ही काम आएगा। ये मत समझ लेना कितना भी इन्फ्लेशन कर देंगे तो अनएम्प्लॉयमेंट एकदम खत्म हो जाएगी, है ना। नहीं तो इन्फ्लेशन अगर ईरान में जितनी है तो उस हिसाब से अगर सोचोगे तो फिर काफी ज्यादा दिक्कत हो सकती है। तो आपको ध्यान रखना है कि सर्टेन टाइम तक ही कुछ परसेंट इन्फ्लेशन तक ही क्या होता है इकोनॉमी में, अगर थोड़ा बहुत आपके पास इन्फ्लेशन भी रहा तो ये जो अनएम्प्लॉयमेंट है घटेगा, ठीक है। मतलब इन्फ्लेशन इन्फ्लेशन किसके बराबर है, एम्प्लॉयमेंट के बराबर है, ये चीज आपको ध्यान रखना है, ठीक है। मतलब आप इसको अनएम्प्लॉयमेंट का थोड़ा सा इन्वर्स भी कर सकते हो, अनएम्प्लॉयमेंट का इन्वर्स है, ये चीज आपको ध्यान रखना है। बट एक कंडीशन सोच के देखो कि इन्फ्लेशन बढ़ रहा है और अनएम्प्लॉयमेंट भी बढ़ रहा है। अनएम्प्लॉयमेंट को घटना चाहिए इन्फ्लेशन के साथ, बट अनएम्प्लॉयमेंट भी बढ़ रहा है और इन्फ्लेशन भी बढ़ रहा है और उसकी वजह से इकोनॉमिक ग्रोथ जो है स्टैग्नेंट हो गई है। तो इस पूरे सिचुएशन को ही क्या कहते हैं, इस सिचुएशन को ही स्टैगफ्लेशन कहते हैं। क्या कहते हैं, स्टैगफ्लेशन कहते हैं, ये चीज आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो स्टैगफ्लेशन क्या होता है, स्टैगफ्लेशन होता है जब आपका अनएम्प्लॉयमेंट बढ़े और साथ में उसके साथ साथ इन्फ्लेशन बढ़े और उसके साथ साथ अनएम्प्लॉयमेंट घटने की जगह अनएम्प्लॉयमेंट भी बढ़ने लग जाए, ठीक है, बेरोजगारी बढ़ने लग जाए, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, स्टैगफ्लेशन कहेंगे। और ये जो सिचुएशन है काफी ज्यादा खतरनाक हो जाती है किसी भी इकोनॉमी के लिए, ये चीज आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो स्टैगफ्लेशन के बारे में आपको थोड़ा सा ओवरऑल ध्यान रखना होगा। अगर आपके एग्जाम में आया तो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन ही आएगा, तो ये चीज आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। स्टैगफ्लेशन से ऑलरेडी यूपीएससी में कई बार क्वेश्चन आ चुका है, तो बीपीएससी में आने के चांसेस बहुत ज्यादा है, तो आपको थोड़ा इसको समझते हुए चलना होगा। और भी जो भी पीसेस के एग्जामिनेशन है सब में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है ये चीज, ठीक है। तो स्टैगफ्लेशन के बारे में आप ध्यान रखेंगे कि इन्फ्लेशन भी बढ़ रहा है, इकोनॉमिक ग्रोथ जो कि बढ़नी चाहिए वो स्टैग्नेंट हो गई है और अनएम्प्लॉयमेंट जो कि घटनी चाहिए वो भी बढ़ रही है, तो क्या हो जाता है, तो उसे हम लोग कहते हैं स्टैगफ्लेशन। ये चीज आपको ध्यान रखना है और इसको आप इस तरीके से समझेंगे, ठीक है। इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, डिमांड तो घट रहा है, अनएम्प्लॉयमेंट घटना चाहिए, ये भी क्या बोलते हैं, ये अनएम्प्लॉयमेंट भी बढ़ रहा है और जीडीपी जो है ग्रोथ कम होती जा रही है, तो इसे क्या कहेंगे, इसे कहेंगे हम लोग स्टैगफ्लेशन।
आइडियली होना क्या चाहिए, होना चाहिए था कि इन्फ्लेशन बढ़ रहा है पर साथ में अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो घट रहा है, अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो क्या हो रहा है, वो घट रहा है। अनएम्प्लॉयमेंट घटना चाहिए था क्योंकि इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, बट यहाँ पे क्या हो रहा है, इन्फ्लेशन बढ़ रहा है और अनएम्प्लॉयमेंट भी बढ़ रहा है। तो ये वाली सिचुएशन है थोड़ी सी खतरनाक है, ये चीज आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो ओवरऑल समझ गए। तो ट्रंप ने क्या किया, ट्रंप ने टैरिफ लगाया तो उसकी वजह से इन्फ्लेशन, उनकी जो मार्केट है, उनकी जो इकोनॉमी है उनकी जो इकोनॉमी है उसमें इन्फ्लेशन बढ़ गया, और इन्फ्लेशन जब बढ़ेगा तो एक तरीके से उनको काफी ज्यादा इशू हो सकता है, ठीक है। इस सारे कॉन्सेप्ट को समझ के चलना होगा, बहुत ज्यादा चांसेस है कि क्वेश्चन में आ जाए, ठीक है। नेक्स्ट है हार्नेसिंग एआई टू जनरेट पैटर्न्स ऑफ एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस इन रियल टाइम, ठीक है। तो एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस के बारे में आपने सुना होगा। अब उसी का डेटा निकालने के लिए हम लोग एआई का हो सकता है इस्तेमाल करें, और एक ऐसे एआई टूल को क्रिएट किया गया है किसके द्वारा, ट्रिपल आईटी दिल्ली द्वारा, ट्रिपल आईटी दिल्ली, ट्रिपल आईटी दिल्ली और आईसीएमआर, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च द्वारा एक एएमआर सेंस नाम की एक एआई टूल को जनरेट किया गया है, एक एआई टूल को बनाया गया है, प्रोड्यूस किया गया है, एएमआर सेंस इसका नाम है, जो कि एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस से रिलेटेड जो डेटा होता है उसको कवर करने में आसान कर सकता है, हमारा जो काम है उसको आसान कर सकता है, ठीक है। अब मैंने इससे पहले आपको एक और चीज बताई थी, किस चीज से रिलेटेड, अगर हम कोई भी वैक्सीन ये सब बनाते हैं उसके टेस्टिंग से रिलेटेड, उसमें कहा गया था कि हम लोग टेस्टिंग में भी एआई का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये सारा जो एग्जांपल है आप अपने, अगर आपको मेंस वेंस लिखना हो तो वहां पे आप इसको यूज कर सकते हैं कि कैसे मेडिकल की फील्ड में भी एआई का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल किया जा सकता है ना। मैंने आपको क्या बताया था कि कोई भी जो वैक्सीन होती है, 4-5 दिन पहले की जब आप क्लास देखेंगे तो मैंने बताया था आपको कि इसकी टेस्टिंग में बहुत सारी कैलकुलेशंस की जाती है ना, और इसमें 10 साल 15 साल, ये मत समझना कि जैसे कोविड के टाइम पे हमारी वैक्सीन आ गई थी 1-1.5 साल के अंदर ही वैसे आ जाती है, नहीं, कोई कोई 30-30 साल तक टेस्ट चलते हैं तब जाकर रिजल्ट आता है, ठीक है। तो इसमें भी एआई का इस्तेमाल किया जा सकता है, इस जो सारा प्रोसेस है इसको काफी ज्यादा कम टाइम में हो सकता है, 1-2 महीने के अंदर या 1-2 दिन के अंदर ही इसे पूरा कंप्लीट किया जा सकता है एआई के माध्यम से, ठीक है। अब उसमें प्रॉब्लम ये थी कि इसकी वजह से इसका जो रिजल्ट क्या होगा, ये जरूरी नहीं है कि हमेशा अच्छा ही हो, मतलब जरूरी नहीं है कि सटीक, इसकी एक्यूरेसी पे हमेशा थोड़ा सा प्रश्न चिन्ह लगा रहता है, क्योंकि एआई किस बेसिस पे काम करता है, एआई भी तो आपके इनपुट पे ही काम करता है, और अगर आपके इनपुट में ही थोड़ी बहुत प्रॉब्लम हो गई तो पूरा जो डेटा है वो कुछ और ही निकल के आएगा, और अगर आपने इस फील्ड में अगर आपने रिस्क लेने की कोशिश की तो हो सकता है सामने वाले कई लोगों की मौत हो जाए, ठीक है। ये थोड़ा सा रिस्की जरूर हो जाता है, तो वैसे ही एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस रिलेटेड भी अगर डेटा वेटा निकालना है तो हम लोग एआई का यूज कर सकते हैं, और इसके लिए एक एआई टूल एएमआर सेंस को डेवलप किया गया है किसके द्वारा, ट्रिपल आईटी दिल्ली द्वारा और आईसीएमआर द्वारा, ये चीज आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से चीजों को आपको समझ के थोड़ा बहुत कवर करते हुए चलना होगा। नेक्स्ट टॉपिक की तरफ हम लोग आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं क्या है, नेक्स्ट टॉपिक की तरफ हमें आगे बढ़ना है। नेक्स्ट है माइक्रोसॉफ्ट अनवील्स न्यू क्वांटम चिप माजोराना 1, ठीक है। तो माजोराना 1 नाम की एक न्यू क्वांटम चिप बनाई गई है किसके द्वारा, माइक्रोसॉफ्ट द्वारा, है ना। अभी क्वांटम चिप क्या होता है, क्वांटम चिप आप ये समझ लो कि डेटा क्या है, डेटा अब आपको पता है कि किसी भी चीज में डेटा का ही ज्यादा इस्तेमाल होता रहता है ना। डेटा को ही हम कहते हैं कि डेटा इज द न्यू ऑयल, डेटा को हम लोग न्यू ऑयल बताते हैं, मतलब हर जगह डेटा ही है, डेटा से ही पूरी कंट्री चल रही है, डेटा से ही सब कुछ हो रहा है ना, इवन सरकारें बदल दी जाती है, तो सारा काम ही क्या हो गया, डेटा का हो गया है ना। तो डेटा इज द न्यू ऑयल, और अब तो कहा जाता है डेटा इज द न्यू सॉइल, डेटा को न्यू सॉइल भी बताया जाता है। तो इन सारे डेटा को मैनेज करने के लिए ही, इन सारे डेटा का कैलकुलेशन करने के लिए ही हमें बड़े बड़े कंप्यूटर्स चाहिए होते हैं, और उस चीज के लिए क्वांटम चिप की जरूरत होती है, ठीक है। अब इस क्वांटम चिप से हम लोग जो काम मिलियंस ऑफ ईयर्स में एक नॉर्मल कंप्यूटर कैलकुलेट नहीं कर पाता, एक नॉर्मल कंप्यूटर जो काम मिलियंस ऑफ ईयर्स में करता, वो चीज अकेले कुछ ही टाइम में ये चिप्स कर देंगे, ये चीज आपको ध्यान रखना है, ठीक है। माइक्रोसॉफ्ट ने इस टाइप का क्वांटम चिप को बनाया है जिसका नाम क्या है, माजोराना 1 है, ये चीज आप ध्यान रखेंगे। इससे पहले गूगल ने भी एक बनाया था, उसका नाम क्या था वो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताएंगे, ठीक है। तो समझ में आया कि नहीं आया, माजोराना 1 के बारे में ध्यान रखना है। ये क्या है, ये क्वांटम चिप है जो कि बहुत बड़े बड़े कैलकुलेशन करेगी, जो कि एक नॉर्मल कंप्यूटर मिलियंस ऑफ ईयर्स में नहीं कर पाता, वो भी कैलकुलेशन ये आराम से कर लेती है, ये चीज आपको ध्यान रखना है। और ये किसने बनाया है, ये बनाया है माइक्रोसॉफ्ट ने, ये चीज आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से चीजों को आपको थोड़ा सा कवर करते हुए चलना होगा। टॉपिक से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट है मैंने सब कुछ इसमें लिख दिया है, आप उसको पीडीएफ में पढ़ सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है डिफेंस मिनिस्ट्री साइंस कॉन्ट्रैक्ट वर्थ 1917 करोड़ फॉर रेडियोस फॉक लिफ्ट ट्रक, ठीक है। तो रेडियोस और फॉक लिफ्ट ट्रक के लिए एमओयू साइन किया है किसने, डिफेंस मिनिस्ट्री ने, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब सॉफ्टवेयर डिफाइंड रेडियोस के लिए इन्होंने एमओयू साइन किया है, और रफ ट्रेन फॉकलिफ्ट ट्रक के लिए इन्होंने एमओयू साइन किया है अलग अलग कंपनीज के साथ, ठीक है।
अब ये जो टॉपिक बताने का प्रॉब्लम बताने का रीजन ये था एसडीआर के बारे में बताना कि इस चीज के लिए हमारी जो आर्मी है इन्होंने एमओयू साइन किया है कंपनी के साथ, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के साथ, ठीक है। अब मेन चीज यही था कि भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के बारे में आपको पता होना चाहिए कि कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर में आता है, तो आपको ध्यान रखना है ये मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर में आता है। अब आप सोच रहे होंगे सर आप एकदम से इन्हीं के बारे में क्यों बता रहे हो और सीधा आपने इस कंपनी का नाम लिया और सीधा ये क्यों बताया मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के बारे में, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर में आता है। इसलिए बता रहा हूं क्योंकि हम लोग ईवीएम का इस्तेमाल करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो ये भी कहीं ना कहीं से बन के ही आती होगी। तो ये बन के आती है दो कंपनी से जो कि दोनों ही गवर्नमेंट ऑन कंपनी है। एक कंपनी का नाम है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, ये चीज आप ध्यान रखेंगे, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। और दूसरे का नाम क्या है, दूसरे का नाम है इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, ऐसे करके कुछ नाम होगा, इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। एक बार थोड़ा सा कंफर्म कर लेना, ठीक है। तो भारत इलेक्ट्रॉनिक्स ऑफ लिमिटेड जो है ये मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर में आती है और इलेक्ट्रॉनिक कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ये किसके अंदर में आती है, ये आती है डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी में, ठीक है। तो ये दोनों चीज आपको ध्यान रखनी है और ईवीएम यही बनाती हैं, यही दोनों कंपनी जो है मिलके ईवीएम का मैन्युफैक्चर करती हैं, ये चीज याद रखना है आपको, ठीक है। तो इस तरीके से कुछ चीजें आ सकती हैं, तो आपको थोड़ा सा ध्यान रखना होगा। कंपनी के नाम इंपॉर्टेंट है इसलिए मैंने सोचा कि ये टॉपिक भी मैं आपको थोड़ा सा करवाई दूं, ठीक है। नेक्स्ट है इन्फिल्ट्रेशन हैज गॉन डाउन सब्सटेंशियली आफ्टर चेंज ऑफ बांग्लादेश रेजिम, सेज बीएसएफ चीफ। तो बीएसएफ की तरफ से एक थोड़ी सी अलग टाइप की स्टेटमेंट देखी गई है ना। हम लोग तो सोच रहे थे कि ये बांग्लादेश के खिलाफ कुछ बोलेंगे कि बांग्लादेश क्या बोलते हैं अपने लोगों को संभाल के नहीं रख रहा है और गलत तरीके से इन्फिल्ट्रेशन हो रही है, जो कि हो भी रही है। बट बीएसएफ ने कहा है, बीएसएफ के दलजीत सिंह चौधरी, ये जानते होंगे इनको, इनका भी रिसेंटली अपॉइंटमेंट हुआ था 2024 में ही, तो आपको ध्यान रखना है दलजीत सिंह चौधरी डीजी हैं अभी बीएसएफ के। और बीएसएफ क्या है, बीएसएफ को 1965 में स्टैब्लिश किया गया था, ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूं, जो कि एक सीएपीएफ है और उसका ऐसा वो सीएपीएफ है जिसका खुद का ही एयर विंग और वाटर विंग है ना। 1965 में उसे स्टैब्लिश किया गया था, उसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। तो आपको ध्यान रखना है कि उसके ही दलजीत सिंह चौधरी ने कहा है कि जब से न्यू रेजिम आई है अगस्त 2024 में, मतलब जब से शेख हसीना को हटाया गया है, तब से इन्फिल्ट्रेशन और कम हो गई है। ये किसने कहा है, ये कहा है बीएसएफ के दलजीत सिंह चौधरी ने, ठीक है। अब भाई मेरे को भी समझ में नहीं आ रहा कि इस टाइप का स्टेटमेंट कैसे दिया गया है ना, क्योंकि हम लोग जो न्यूज में पढ़ रहे हैं वो हम लोग देख रहे हैं कि इन्फिल्ट्रेशन के बहुत ज्यादा न्यूज आ रहा है कि वेस्ट बंगाल के कुछ एरिया से इन्फिल्ट्रेशन लगातार होती जा रही है, ठीक है। बट ये एक चौंकाने वाला बयान आया इसकी तरफ से बीएसएफ के डीजी दलजीत सिंह चौधरी की तरफ से, ठीक है। इन्होंने कहा कि जो बीजीबी ऑफिशियल्स है, मतलब बांग्लादेश के जो गार्ड्स हैं, बांग्लादेश के जैसे हमारे बीएसएफ है तो वैसे बीजीबी जो है बांग्लादेश के जो आर्मी वाले हैं, वो लोग काफी अच्छे तरीके से कोऑपरेट कर रहे हैं हमारे साथ और एक तरीके से हम लोग क्या कर रहे हैं, इन्फिल्ट्रेशन को कम करने में हमारी मदद करें। हो सकता है वहां पे भी कुछ अभी गेम चल रहा होगा, क्योंकि अब डोनाल्ड ट्रंप भी आ गए हैं और जो मोहम्मद यूनुस है वो काफी ज्यादा डरे हुए हैं, क्योंकि जब तक बाइडन थे तब तक उनको काफी ज्यादा सहूलियत थी, है ना, क्योंकि वो उनको सपोर्ट करते थे, बाइडन उनको सपोर्ट करता था। और ये चीज निकल के भी आई है कि काफी ज्यादा पैसे यूएस एड की तरफ से लगाए गए थे बांग्लादेश में तख्ता पलट के लिए, ठीक है। हो सकता है वहां पे फिर से कुछ आपको देखने को मिले रिजीम चेंज देखने को मिले, क्योंकि अभी शेख हसीना का भी बयान आया था कि वो वहां की पॉलिटिक्स में फिर से एंटर करेंगे, वो ऐसे शांत बैठने वालों में से नहीं है। ये चीज आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो सारी चीजों को ओवरऑल आपको देखना होगा। हो सकता है कि एक तरीके से एक बड़ा हम लोग भी कुछ गेम करने का सोचे वहां पे बांग्लादेश के अंदर, तो उसका एक बेस तैयार करा जा रहा हो किसकी तरफ से, बीएसएफ की तरफ से। ये चीज आपको ध्यान रखना है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं लास्ट, लॉन्गेस्ट क्लासिकल डांस मैराथन एंटर्स गिनीज रिकॉर्ड्स इन मध्य प्रदेश, ठीक है। तो मध्य प्रदेश का एक बहुत ही फेमस डांस आपको पता है ना। तो वहां पे खजुराहो डांस फेस्टिवल आप जानते होंगे, जो कि खजुराहो टेम्पल में होता है मध्य प्रदेश में, हर साल ही मनाया जाता है और 1975 से लगातार ही मनाया जा रहा है, ठीक है। तो इस बार इसके 50 साल भी ऑलरेडी कंप्लीट हो चुके हैं, तो इस बार इसका 51वां साल था। तो 51वां साल 51 साल में आपको ध्यान रखना है खजुराहो डांस फेस्टिवल में एक अलग टाइप का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया गया है, सबसे लॉन्गेस्ट टाइम तक लगातार डांस करने का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया गया है, ठीक है। तो 24 आवर्स 9 मिनट एंड 26 सेकंड तक लगातार डांस किया गया, अलग अलग इसमें डांस फॉर्म में इसमें डांस किया गया और एक तरीके से अलग टाइप का अपना एक रिकॉर्ड बना दिया गया है। ये चीज आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड वाला है और उन्होंने इस चीज को दर्ज किया और एक तरीके से इसे डिक्लेयर कर दिया गया है कि एक नया गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बन गया। ये चीज आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। इसमें अलग अलग टाइप के डांसेस फॉर्म्स जैसे कि कथक, भारतनाट्यम, कुचिपुड़ी, मोहिनी अट्टम एंड उड़ीसी डांस फॉर्म में इस अलग अलग टाइप के फॉर्म्स में डांस किया गया था खजुराहो डांस फेस्टिवल में और ये रिकॉर्ड बनाया गया है ना। 1975 से ही हम लोग खजुराहो टेम्पल्स में ही खजुराहो डांस फेस्टिवल का आयोजन करते हैं। ये चीज आप ध्यान रखेंगे। कौन आयोजन करता है इसका? आयोजन करते हैं उस्ताद अलाउद्दीन खान म्यूजिक और
आर्ट्स अकेडमी अंडर डिपार्टमेंट ऑफ कल्चर, ये दोनों मिलके इसका ऑर्गेनाइजेशन करते हैं। ये चीज आपको ध्यान रखना है। और इसमें अलग अलग टाइप के डांसेस जैसे कि भारतनाट्यम, ओडिसी, कथक, मोहिनीअट्टम, कुचिपुड़ी, कथकली, ये सारे जो मणिपुरी डांस, ये सारे डांस फॉर्म्स इसमें दिखाए जाते हैं। ये चीज आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो अब खजुराहो डांस फेस्टिवल आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं क्योंकि इसके 50 साल भी ऑलरेडी पिछले साल 2024 में कंप्लीट हो गए हैं। अभी 51st ईयर इसका मनाया जा रहा था, तो आपको थोड़ा सा ध्यान रखना होगा, ठीक है। खजुराहो टेम्पल किस चीज से रिलेटेड है, कौन से किंगडम से रिलेटेड है, ये आप मुझे नीचे कॉमेंट सेक्शन में बताएंगे। एक लास्ट में जाता है कि एक अपडेट देखते जाओ। इंडिया पाकिस्तान के बारे में बताया था मैंने आपको कि एलओसी पे सीज फायर को तोड़ दिया गया है ना, और एलओसी की लेंथ ये सभी बताई थी। तो सीज फायर तोड़ दिया गया था कहां पे, पुंछ डिस्ट्रिक्ट में। तो आपको पुंछ डिस्ट्रिक्ट के बारे में एक बार थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूं कि यहाँ पे अब एक फ्लैग मीटिंग करी गई है बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, क्योंकि एलओसी पे सीज फायर को तोड़ा गया था पाकिस्तान की तरफ से। ये चीज आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो हर चीज को आपको थोड़ा सा समझकर चलना होगा। मैंने आपको और भी कुछ चीजें बताई थी, जैसे कि पुंछ डिस्ट्रिक्ट के बारे में बताया था। पुंछ डिस्ट्रिक्ट की ये एलओसी से बॉर्डर शेयर करता है। और मैंने आपको क्या बताया था, और मैंने आपको इसकी लोकेशन बताई थी। लोकेशन आपको ध्यान रखनी है। इसके नॉर्थ ईस्ट में क्या है, बारामुल्ला डिस्ट्रिक्ट, क्योंकि लगातार ही न्यूज में रहता है। यहाँ पे कौन है, राजौरी डिस्ट्रिक्ट, ये चीज आपको ध्यान रखना है। और यहाँ पे कौन है, रईसी डिस्ट्रिक्ट, ये चीज आप ध्यान रखेंगे। यहाँ पे आपको शोपियान भी मिलेगा। तो ये जो चारों पांचों डिस्ट्रिक्ट है, यहाँ पे काफी ज्यादा टेररिस्ट क्या बोलते हैं, एक्टिव रहते हैं और एक तरीके से अटैक करने की कोशिश करते हैं हमारे आम लोगों को, जम्मू कश्मीर के आम लोगों को और हमारी आर्मी को, ठीक है। तो इस तरीके से आपको चीजों को समझते हुए चलना होगा। इसी के साथ आज की वीडियो को मैं समाप्त करना चाहूंगा, है ना। बहुत सारे टॉपिक हम लोगों ने करे हैं और कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के टॉपिक मैं आपको आपके टेलीग्राम चैनल पे दूंगा, उसे आपको जरूर सॉल्व करना है। और नेक्स्ट डे हम लोग डिस्कशन करेंगे काफी अच्छी तरीके से, और फिर अगले दिन के करंट अफेयर्स भी कंटिन्यू रखेंगे, ठीक है। इसी के साथ आज की वीडियो को समाप्त करना चाहूंगा। थैंक यू सो मच।